गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी सेकेंड के पाठ 13 अव्यय या अविकारी शब्द का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत अव्यय और अविकारी शब्द क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे पहचानते हैं और इनके भेद कितने होते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पाठ का शुरुआत करते हैं। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। बच्चों, यदि हम अव्यय की बात करते हैं तो हिंदी में भी अव्यय आपने पढ़ा था और संस्कृत में भी। अव्यय अव्यय अ धन व्यय से मिलकर के बना होता है, जिसका अर्थ होता है कुछ भी व्यय न होना, यानी वैसा ही रहना, उसमें कोई भी परिवर्तन न होना। जैसा कि आपने संस्कृत में कुछ अव्यय पढ़ा, हर पाठ के अंतर्गत कुछ अव्यय अवश्य आए थे, जैसे कुत्र मतलब कहाँ, यत्र यहाँ, ये सभी हर पाठ के अंतर्गत कोई ना कोई अव्यय आए थे, जिनका किसी भी प्रकार से, जैसे लिंग, वचन और पुरुष आदि में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय वही होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर, यानी अगर उनका वाक्य में प्रयोग आया है तो लिंग, वचन और पुरुष में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वास्तव में अव्यय शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता है, वे वैसे ही रहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, भीतर, आज, यहाँ, कल, ये सभी अव्यय हैं, जिनका हम कभी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इनका रूप परिवर्तित नहीं होगा, वे ऐसे ही रहते हैं। बच्चा बाहर बैठा है, लड़की ने बाहर से आवाज दी, आप घर के बाहर पहुंचिए। आज बारिश होगी, कल से आज तक कोई नहीं आया, आपने आज क्या खाया। आप देख रहे हैं जो भी रंगीन पद दिए हुए हैं। तो बच्चों, इनका हम वाक्य में जब भी प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि वाक्य में जब भी ये प्रयोग में आते हैं तो इनमें ना लिंग, ना ही वचन और ना ही पुरुष काल में कोई भी परिवर्तन होता है, ये उसी प्रकार से होते हैं। और इसी कारण इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है, यानी अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी यानी जिसमें भी कोई भी विकार, परिवर्तन न हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आपको पता चला कि अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि विकारी, विकार मतलब परिवर्तन, का अर्थ नहीं हुआ, यानी जब किसी वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है किसी अव्यय के आने से, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसके भेद पर। अव्यय के भेद, तो अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब हम इन्हें क्रमशः एक एक के बारे में पढ़ना होगा और यह जानना होगा कि यह क्या होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, और इनका वाक्य में कैसे प्रयोग होता है, हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। क्रिया विशेषण, जिस तरह विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसी तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण, आपको पता है कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण आपने पढ़ा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ऐसे ही क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द
क्रिया विशेषण कहते हैं। चूंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले। तो बच्चों, यह स्पष्ट हो गया कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब कैसे हम जानेंगे कि यह क्रिया की ही विशेषता बता रहा है? कुछ उदाहरण द्वारा हम इसे समझेंगे। इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मेरे घर आज कोई आने वाला है, वह उधर क्यों खड़ी है? कम बोलोगे तो सुखी रहोगे। आपने देखा ये जो रंगीन पद हैं, जोर से, आज, उधर और कम, ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे क्रिया क्या है? चिल्लाना, वाना, खड़ा होना और सुखी रहना, ये सब क्रियाएं हैं, मतलब जिससे किसी कार्य का करना या होना पता चल रहा है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि इन क्रियाओं की जो विशेषता है, यानी जोर से, आज, उधर और कम, ये सभी अपने क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। और क्रियाओं की विशेषता बताने के कारण इनमें क्रिया विशेषण है। क देखेंगे, क्रिया के घटित होने, जो भी दिया था इसमें आपको पता चल गया कि वे सभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे थे, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषणों के द्वारा क्रिया की विशेषता कई प्रकार से बताई जाती है। अब हम सभी देखेंगे कि क्रिया की विशेषता किस प्रकार से बताई जाती है। तो जहाँ पर क्रिया घटित होती है वो भी एक क्रिया की विशेषता ही हुई। और क्रिया कब घटित हुई? और क्रिया के घटित होने का तरीका क्या था? और क्रिया मतलब जो घटित हुई उसका होने का परिणाम या मात्रा। इस प्रकार से जो क्रिया घटित होने का प्रकार था ये था, यानी क्रिया कहाँ घटित हुई, कब घटित हुई और क्रिया की रीति बताकर क्रिया कैसे घटित हुई। इन्हीं आधारों पर क्रिया विशेषणों के निम्नलिखित भेद सामने आते हैं: स्थानवाची, कालवाची, रीतिवाची और परिणामवाची। यानी जो आपने क, ख, ग, घ देखा, इस आधार पर क्रिया घटित होती है। इसके आधार पर क्रिया विशेषणों के निम्न भेद होते हैं। पहला है स्थानवाची। स्थानवाची, स्थान यानी जगह। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ या किस स्थान पर घटित हुई, वे क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाची विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया किस स्थान पर, यानी ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इधर, उधर, बाहर, भीतर, ये क्या है? ये स्थान है। तो ऐसी क्रियाएं जो किसी स्थान पर घटित हुई, किसी स्थान पर हुई, उन्हें स्थानवाची कहते हैं। अब स्थान क्या होता है? स्थान यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, भीतर, ये सब क्या है? स्थानवाची शब्द है। यानी जब क्रिया किसी स्थान पर घटित होती है तो वह स्थानवाची क्रिया विशेषण होता है। अब हम इनका पहचान कैसे करेंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि यह स्थानवाची क्रिया विशेषण है? तो बच्चों, स्थानवाची क्रिया विशेषण के लिए क्रिया जो होती है उसकी जगह पर कहाँ शब्द का हम प्रश्न लगाते हैं और उससे हमें जो भी उत्तर प्राप्त होता है उससे पता चल जाता है कि यह स्थानवाची क्रिया विशेषण है। उदाहरण देखेंगे, वहां कभी मत जाना। वहां कभी मत जाना, कहाँ मत जाना? उत्तर हमारा क्या आया? वहां। लड़की, उस लड़के से दूर रहना। कहाँ रहना? दूर रहना। तुम कमरे में भीतर क्या कर रहे हो? कहाँ क्या कर रहे हो? तो भीतर। मैं नीचे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? नीचे। बच्चों, आप देख रहे हैं इन सभी में जो हमारा उत्तर आया है कोई ना कोई स्थान आया, जैसे वहां, दूर, भीतर, नीचे। और जब कोई स्थान
किसी स्थान पर क्रिया घटित होती है तो वह स्थानवाची क्रिया विशेषण होता है। और इसकी पहचान करने के लिए हम लोग कहाँ शब्द से प्रश्न करते हैं। अगर हम लोग कहाँ शब्द से प्रश्न पूछते हैं और हमारा जो उत्तर प्राप्त होता है, जो स्थान उत्तर प्राप्त होता है, वही क्रिया विशेषण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्थानवाची क्रिया विशेषण क्या होता है। दूसरा है कालवाची विशेषण। अब इसको भी जानेंगे कि कालवाची विशेषण क्या होता है और इसमें हम कौन सा ऐसा शब्द होता है जिसको लगा करके हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है और हम उसकी पहचान करते हैं। काल, जैसा कि इस कालवाची क्रिया विशेषण, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि काल यानी समय। जब हमें किसी समय के बारे में प्राप्ति हो, समय की सूचना प्राप्ति हो, वे क्या होते हैं? कालवाची। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से घटित होने के समय के बारे में सूचना मिले वे काल। अब समय क्या होता है? समय जैसे हमेशा, आज, कल, प्रतिदिन, अभी, नित्य, सुबह, शाम, दोपहर, ये सभी क्या है? ये समय है। यानी हमें पता चल रहा है कि इस समय पर वह क्रिया घटित हुई। इस समय पर यह हमें सूचना मिलती है कि जो क्रिया हुई वह सुबह में हुई, शाम हुई, दिन भर हुई, हमेशा हुई, आज हुई, कल हुई, रोज हुई या प्रतिदिन हुई। ये सभी क्या है? समय है। अर्थात जब हमें काल यानी समय के बारे में सूचना मिले कि वह कब घटित हुई तो वह कालवाची विशेषण होता है। कालवाची इसका अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह कालवाची विशेषण है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग करके हम जानेंगे कि इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। तो बच्चों, कालवाची विशेषण में, क्रिया विशेषण में कब लगा करके जब हम प्रश्न पूछते हैं और हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह होता है कालवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाची में क्या हमने पूछा? स्थानवाची में हमने कहाँ शब्द लगा करके प्रश्न पूछा था कि जब हम स्थानवाची विशेषण में कहाँ लगा करके प्रश्न पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि वह क्रिया कहाँ घटित हुई। और कालवाची में कब शब्द से जब हमें प्रश्न पूछना होता है तो हमें उत्तर की प्राप्ति होती है। जैसे वह यहाँ कभी कभी आता है। कब आता है? कभी कभी। वे लोग आज कहीं जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? तो आज जा रहे हैं। वह 3 साल बाद लौटेगा। कब लौटेगा? 3 साल बाद। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। व्यायाम कब करता हूँ? प्रतिदिन। देख रहे हैं बच्चों की इन वाक्यों की जो भी क्रियाएं हैं और उन क्रियाओं में जब हम कब लगा करके प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है कुछ न कुछ। और वो उत्तर क्या है? कभी कभी, आज, 3 साल बाद और प्रतिदिन। तो ये सभी क्या हैं? काल हैं, समय हैं। यानी जब हम कब लगा करके प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर हमें कोई ना कोई समय प्राप्त हो रहा है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि यह क्रिया उसी समय घटित हुई। किसी समय के बारे में हमें सूचना मिल रही है। बच्चों, ये याद रहे कि हमें जो प्रश्न लगा करके पूछना है वो प्रश्न हमें क्रिया से ही पूछना है। अब इन वाक्यों में क्रिया क्या है? आता है, जा रहे हैं, लौटेगा और करता हूँ, ये सभी ना क्रिया हैं। अब इन्हीं क्रियाओं से हमने कब लगा करके प्रश्न पूछा। तो हमें जब भी हम कब लगाकर, कहाँ लगाकर, कैसे लगा करके प्रश्न पूछना होगा तो हम क्रिया में ही वो प्रश्न जोड़ करके पूछेंगे। वो शब्द हम क्रिया में ही प्रयोग करेंगे और हमें जो उत्तर प्राप्त होगा उससे ही पता चलेगा कि यह कालवाची विशेषण है, स्थानवाची है, परिणामवाची, रीतिवाची या कालवाची है। तो बच्चों, आपने अभी 2 क्रिया विशेषण का अध्ययन किया, स्थानवाची और क्रिया विशेषण।
तीसरा है रीतिवाची। रीतिवाची क्रिया विशेषण किसी रीति से हुई, जैसे धीरे, जल्दी, तेजी से, अचानक, धीमे, ठीक से, अपने आप। यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस तरह से या किस रीति से घटित हुई, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किस रीति से, यानी वह काम जो हुआ वह अचानक हुआ, धीरे हुआ, जल्दी हुआ, ठीक से हुआ कि नहीं, तो ये सब क्या है, ये रीतिवाचक हैं। ये रीतिवाचक शब्द कह सकते हैं। ये क्या है, रीतिवाचक शब्द हैं। यानी क्रिया के घटित होने का जो रीति है वो कैसे घटित हुई, वह जल्दी से हुई, धीरे से हुई, तेज से हुई, अचानक में हुई, ये सभी। जैसे अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो इनकी पहचान करने के लिए क्रिया में कैसे शब्द लगा करके प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बारिश अचानक ही आ गई। कैसे आ गई, अचानक। पुस्तकालय में धीरे बोलो। कैसे बोलो, धीरे। यहाँ रहना है तो ठीक से रहो। कैसे रहो, ठीक से। मैं खाना स्वयं बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ, स्वयं बनाता हूँ। बच्चों, आपने देखा कि रीतिवाची विशेषण में, रीतिवाची क्रिया विशेषण में इसकी पहचान करने के लिए जब हम क्रिया में कैसे शब्द, कैसे प्रश्न वाले शब्द लगा करके हमने प्रश्न पूछा, तो हमारा उत्तर कोई ना कोई रीति आया। जैसे वह क्रिया अचानक हुई, धीरे हुई, तेज हुई, ठीक से हुई कि नहीं, अच्छे से हुई कि नहीं, और किसके द्वारा हुई, तो यह हमें पता चला। जैसा कि हमने बताया आपको कि जब हम क्रिया में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कब, क्या, कैसे, ये अलग अलग क्रिया विशेषण का है कि हम किसमें कौन सा शब्द लगाएंगे। हम चूंकि अभी रीतिवाची क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं, तो रीतिवाची क्रिया विशेषण में क्रिया में कैसे लगा करके जब हम प्रश्न पूछेंगे और हमें उत्तर जो प्राप्त होगा वही रीतिवाची क्रिया विशेषण होगा। जैसा कि अभी हमने प्रश्न पूछा कि जैसे बारिश अचानक ही आ गई, इसमें क्रिया क्या है, इस वाक्य में आ गई। अब आ गई में हमें कैसे लगा करके प्रश्न पूछना है, तो क्या करेंगे, बारिश कैसे आ गई, तो उत्तर हमें मिला अचानक। धीरे से बोलो। कैसे बोलो, हमारा उत्तर प्राप्त हुआ धीरे। यानी ये थे रीतिवाची क्रिया विशेषण, जिसमें हमें कैसे लगा करके प्रश्न पूछना है। बच्चों, अब हम आते हैं परिणामवाची क्रिया विशेषण पर। परिमाण मतलब मात्रा। अब मात्रा क्या होता है, अधिक, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, यही ना मात्रा होता है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किस मात्रा में घटित हुई, मतलब उसकी मात्रा क्या थी, कितनी थी, वह ज़्यादा थी, कम थी, अधिक थी, थोड़ी बहुत थी, इससे क्या होता है, परिमाणवाची। जैसा कि आपने संज्ञा में भी पढ़ा है कि यह क्या थे, परिमाणवाची संज्ञा। सर्वनाम में भी पढ़ा है। यानी जो मात्रा, जिससे हमें मात्रा का ज्ञान पता हो कि वह मात्रा कम है, ज़्यादा है, अधिक है, कितना है। यानी जिस क्रिया विशेषण शब्दों से हमें यह पता चले कि क्रिया किस मात्रा में घटित हुई है, वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, अधिक, खूब, जितना, उतना, थोड़ी, बहुत। आप देख रहे हैं जो भी ये शब्द दिए गए हैं वो क्या है, मात्रा ही है। यानी कम मात्रा, ज़्यादा मात्रा, अधिक, खूब, जितना, उतना, थोड़ी, बहुत। अब इनका पहचान कैसे करेंगे, तो इनके पहचान के लिए क्रिया में कितना प्रश्नवाचक शब्द लगा करके प्रश्न पूछना चाहिए, और जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वही परिमाणवाची होता है। यानी सबसे पहले आपने
यह समझा कि इसमें ये क्या होता है, परिमाणवाची। चूंकि इसकी परिमाणवाची से ही पता चल रहा है, परिमाण यानी मात्रा, यानी जिसमें मात्रा का बोध हो, जिससे ये पता चले कि जो क्रिया है वो कितना मात्रा में हुई, कितनी मात्रा में घटित हुई, वो परिमाणवाची। अब इसकी पहचान के लिए हम क्रिया में कितने शब्द का प्रयोग करना होगा। जैसे वह बहुत सोता है, माताजी थोड़ी ही चल सकी, जितना नाराज होगे उतना ही मन दुखी होगा। पहला वाक्य वह बहुत सोता है, इसमें क्रिया क्या है, सोता है, सोना क्रिया है। तो हमने आपको बताया कि जब क्रिया में हमें क्या लगाना है, कितना शब्द लगा करके हमें प्रश्न पूछना है। कितना सोता है, हमारा उत्तर प्राप्त हुआ बहुत। माताजी थोड़ी ही चल सकी, कितना चल सकी, थोड़ी ही। जितना नाराज होगे उतना ही मन दुखी होगा, कितना नाराज होगे, जितना। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें हमें उत्तर में कोई ना कोई मात्रा प्राप्त हो रही है, जैसे बहुत, थोड़ी ही और जितना, यानी ये हुए परिमाणवाची क्रिया विशेषण, जिससे हमें क्रिया की मात्रा के घटित होने का पता चलता है और इसमें कितना शब्द से प्रश्न पूछने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होता है। तो बच्चे ये थे क्रिया विशेषण के, जो आपने क्रिया विशेषण पढ़ा उसके कितने भेद होते हैं, स्थानवाची, कालवाची, रीतिवाची और परिमाणवाची। संबंध बोधक। अब संबंध बोधक अविकारी शब्द की बात करते हैं। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक। जैसे के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के पहले आदि। यानी ये संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं लेकिन दूसरे संज्ञा सर्वनाम से उसका संबंध बताते हैं। जैसे मंदिर के सामने भीड़ क्यों लगी है, बच्चों के साथ तुम भी जाओ, मेरे घर के चारों ओर पुलिस का पहरा है, आदि कुछ शब्द वाक्य दिए गए हैं। तो ये जो होते हैं वो संबंध बताते हैं, यानी इनका जो शब्द होता है संबंध, जो संबंध जोड़ते हैं, के सामने, के साथ, के बारे में, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, के तरफ, के बिना, के से पहले, के बदले, की जगह, ये होते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त तो होते हैं और इसके साथ ही किसी अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताते हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? तो जो अव्यय दो शब्दों या दो पदबंधों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, अथवा, ताकि या आदि। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, ये क्या है, ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यानी जब अव्यय वो शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को और दो अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे हिंदी सिनेमा में सलमान खान तथा शाहरुख खान दोनों का नाम है। कल हमने सीता और गीता फिल्म देखी। इसमें आप देख रहे हैं कि तथा और आया है जो उन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने के अलावा निम्नलिखित कार्य भी करते हैं। यानी समुच्चय बोधक का कार्य होता है दो वाक्यों को जोड़ना।
लेकिन इसके अलावा भी वे कुछ और भी कार्य करते हैं, जैसे विरोध बताने का कार्य, कारण या परिणाम बताने का कार्य और विकल्प बताने का कार्य। तो हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से अव्यय हैं जो विरोध बताते हैं। कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो कारण या परिणाम बताते हैं और कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो विकल्प का बताने का कार्य करते हैं। तो विरोध विरोध बताने के वाले अव्यय होते हैं लेकिन, परंतु। जैसे मैं विद्यालय गया होता परंतु मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। ये क्या है? मैं विद्यालय जाता, लेकिन इसका विरोध कर रहा है कि मैं विद्यालय क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। यानी जब भी पहला वाक्य होगा दूसरे वाक्य से विरोध करेगा। मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। आप देख रहे हैं कि इसमें भी विरोध वाली स्थिति आ रही है कि मैं आपके साथ तो चलूंगा, लेकिन उसका विरोध क्या है? लेकिन या परंतु। कहा था समय से आ जाना, मगर वह सुनता ही कहाँ है। मगर ये भी क्या है? विरोध बताने का कार्य कर रहा है कि मैं उससे कहा था कि समय से आ जाना, लेकिन वह सुना नहीं। कारण कुछ अव्यय ऐसे भी होते हैं जो कारण बताते हैं, जैसे ताकि, क्योंकि, इसलिए और इस। जैसे मुझे भूख लगी थी, अतः या इसलिए मैंने खाना खाया। कारण इसमें पता चल गया कि मुझे भूख लगी थी और मैंने खाना खाया, इसीलिए खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। किसान हल चला रहे हैं ताकि अच्छी फसल हो। यह क्या है? इसमें परिणाम पता चल रहा है, मतलब अच्छी फसल होने के लिए ही किसान हल चला रहे हैं। तीसरा है विकल्प। विकल्प में क्या आता है? या, अथवा या नहीं तो आता है। जैसे चाय पियोगे या कॉफी, मतलब विकल्प या तो ये चुनो या तो वो। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके भी जब एग्जाम होते हैं तो उसमें कुछ प्रश्न दिए गए रहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्रश्न दिए हैं, पहला और दूसरा। पहले में दिया रहता है 2 प्रश्न दिया रहता है, उसमें से जब आपको एक करना रहता है तो एक प्रश्न दिया होता है और उसके नीचे लिखा रहता है अथवा, या लिखा होता है या। तो आप समझ जाते हैं कि इन दोनों में से हमें एक ही करना है, यानी वो क्या हुआ? हमारा विकल्प है। हमें दोनों में से ही किसी एक को ही करना है। यानी यह थे विकल्प बताने वाले कार्य, जिससे हमें ये पता चले कि दोनों में से हमको एक ही कार्य करना है। या तो पैसे वापस कर दो या इसे महीने काम करो। तो आपको पता चल गया कि विकल्प बताने वाले क्या होते हैं। यानी हमें एक विकल्प चुनना है दोनों में से कि या तो ये काम करना है या तो वो। तो समुच्चय बोधक यानी जो 2 पदबंधों और 2 वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और पता है कि जैसे तथा और इसलिए, परंतु, क्योंकि, अथवा, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक हैं, क्योंकि ये 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। और समुच्चय बोधक वाक्य जोड़ने के अलावा भी क्या क्या कार्य करते हैं, इसका हमने अध्ययन किया, इस पर हमने चर्चा किया कि समुच्चय बोधक विरोध, कारण या परिणाम और विकल्प बताने का कार्य करते हैं। यानी वाक्यों को जोड़ने के अलावा भी ये इसके कार्य करते हैं। विस्मयादिबोधक वे अव्यय होते हैं जो विस्मयादि से ही पता चलता है विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, ये सब, या फिर इसके अलावा और भी जो मन के भाव होते हैं वो बताते हैं। और इनका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? अरे, ओह, उफ, छी, हाय। ये सब क्या है? ये ऐसे अव्यय हैं जो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मय या आश्चर्य यानी जब हमें इन चिन्हों के साथ मान लीजिए कोई वाक्य दिया है और हमें उस वाक्य को पढ़ने से जब हमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, और उसके साथ क्या क्या चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे
विस्मय के जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? ओह, अरे, अहो, ये सब क्या है? विस्मय के। यानी इन चिन्हों से हमें पता चल जाता है कि ये चिन्ह क्या है? आश्चर्यचकित वाले हैं। हर्ष या उल्लास, क्या कहते हैं? वाह, बढ़िया, बहुत अच्छे, खूब। हर्ष या उल्लासवाचक होते हैं। शोक, पीड़ा, ग्लानि, उफ, हाय, हाय राम। सबको पता है कि जब हमें कोई शोक, मतलब कोई शोक होता है या हमें कोई पीड़ा होती है, कोई दुख होता है, तो हम उफ, हाय, इन अव्ययों का प्रयोग करते हैं। घृणा, तिरस्कार। घृणा के लिए क्या होता है? छी छी, धिक, हट। ये सब क्या है? घृणा और तिरस्कार। तिरस्कार किसी का करना है तो क्या कहते हैं? हट, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, हट। और घृणा, अगर मान लीजिए हमको बदबू से घृणा, तो हम लोग क्या कहते हैं? छी छी, कितनी बदबू है। तो ये है घृणा और तिरस्कार सूचक अव्यय, जिसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। चेतावनी सूचक। चेतावनी, जैसे हमें किसी चीज से चेतावनी मिल रही हो कि ये कार्य नहीं करना है, सतर्क रहना है, जैसे बच के, सावधान, होशियार। ये भी अव्यय हैं जो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। यानी विस्मयादि बोधक अव्यय वो होते हैं जिसमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, तकलीफ आदि के साथ मन के भावों का पता चले। इसके साथ ही क्या कहते हैं? इसके अंतर्गत विस्मय, हर्ष, शोक, पीड़ा, घृणा आदि थे। और इनके जो चिन्ह होते हैं, ये इन सभी का हम सब ने अध्ययन किया, हमने सीखा। यानी पूरे पाठ के को मिला करके हमने जो मुख्य बिंदु थे हमारे, उस पर एक बार चर्चा करेंगे, जिससे हमारी पुनरावृत्ति हो जाएगी इस पाठ की। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इसके 5 भेद होते हैं: स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची, रीतिवाची, परिमाणवाची और निपात। स्थानवाची क्रिया विशेषण में कहाँ लगा करके प्रश्न पूछना चाहिए, कालवाची में कब, रीतिवाची में कैसे, और परिमाणवाची में कितना लगा करके जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमें इनकी घटना का पता चलता है। जो अविकारी शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के अलावा भी किसी अन्य सर्वनाम या संज्ञा की से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। और जो दो शब्दों, वाक्यांशों और पदबंधों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक पद या वाक्यों को जोड़ने के अलावा भी और क्या कार्य करते हैं? तो विरोध उत्पन्न करते हैं, परिमाण, कारण और विकल्प आदि बताने का भी कार्य करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय वे होते हैं जो वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक, पीड़ा और इसके अलावा मन के भावों को भी व्यक्त करते हैं। वाक्य के विभिन्न पदों पर बल देने वाले प्रयुक्त अव्यय निपात कहलाते हैं। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।